सोनिया का शादी समारोह एक पल में दुख में परिवर्तित हो गया जब लड़के वालों ने आखिरी समय में शादी के लिए मना कर दी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दीनदयाल जी, मैं आपको अगले 15 दिनों तक गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, पर आप यूं शादी मत रोकिए, मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं किशोरी लाल? है एक तो मेरा लड़का बड़ी मुश्किल से तुम्हारी लड़की से शादी करने के लिए माना था, वरना एक बौनी लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? ढूंढते रह जाओगे, घुटने रगड़ जाएंगे। फिर भी कोई लड़का एक बौनी लड़की को अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहेगा। चल बेटा नरेश, उठ मंडप से, कोई शादी वादी नहीं होगी अब। नहीं नहीं नरेश बेटा, रुक जाओ, मेरी सोनिया बहुत अच्छी है, इसे यूं शादी के मंडप में छोड़ कर ना जाओ। किशोरीलाल दीनदयाल और उसके परिवार के सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगता है, पर वो लालची लोग उसकी एक नहीं। पुलकित चल यार, इन भिखारियों के घर मुझे शादी नहीं करनी है। नरेश, तू अपने पापा के इशारों पर चलकर एक दुल्हन को मंडप में छोड़कर जा रहा है। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैंने तुझे अपना दोस्त माना। तुम तो ऐसे कह रहे हो पुलकित बेटा, जैसे तुम नरेश के दोस्त नहीं बल्कि लड़की वालों के परिवार के हो। तुम क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हो? पुलकित तुझे क्या हो गया यार? है तू मेरा दोस्त होकर इन लोगों से हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? मैं तुझे बस इतना बोल रहा हूँ कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अरे इस बेचारी के पिता की हालत तो देख। अरे गाड़ी के लिए तू एक दुल्हन को मंडप में छोड़ देगा? ऐसा है पुलकित बेटा, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें हमने, ठीक है ना? कब से सुने जा रहा हूँ, ठीक है? अगर इतनी ही हमदर्दी है तो तुम क्यों नहीं कर लेते शादी इस बौनी लड़की से? हाँ सही तो कह रहे हैं पापा, तू क्यों नहीं कर लेता इससे शादी? है तुझमें हिम्मत शादी करने की? बोल। कहना आसान होता है भाई, पर हर कोई करके नहीं दिखाता। हाँ मैं कर लूंगा इससे शादी, मैं अपनाऊंगा सोनिया को, समझ गया? पुलकित नरेश का दोस्त था जो दिल्ली से उसके शादी समारोह में आया हुआ था, पर सोनिया और उसके पिता के साथ नरेश और दीनदयाल का दुर्व्यवहार देखकर पुलकित से रहा नहीं गया। वो सोनिया के पिता से कहता है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी, मैं सोनिया का हाथ थामूंगा। क्या सचमुच तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? पर मेरे पास दहेज में देने के लिए इस वक्त गाड़ी नहीं है बेटा, कहीं तुम भी तो। मैं दहेज लेने और देने के सख्त खिलाफ हूँ, मैं सिर्फ सोनिया का हाथ मांगता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलकित किशोरीलाल और उनकी बेटी सोनिया के लिए मानो भगवान का वरदान बनकर आया था। नरेश और दीनदयाल गुस्से में लौट जाते हैं। पुलकित और सोनिया की शादी हो जाती है। पुलकित सोनिया के साथ वापस दिल्ली पहुंचता है। टैक्सी में बैठी सोनिया पुलकित से कहती है, पुलकित मुझे घबराहट हो रही है, आपके घर में सब मुझे बहू के रूप में स्वीकार तो कर लेंगे ना? अरे तुम घबराओ नहीं, मैंने तुमसे शादी की है और उम्र भर साथ निभाने का वादा लिया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पुलकित सोनिया को लेकर घर पहुंचता है। पुलकित के मम्मी पापा सोनिया को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। तू शादी करके आ गया? तू तो अपने दोस्त की शादी में गया था, फिर ये बौनी लड़की तुझे वहां कैसे मिल गई? मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। समाज में मेरी हंसी उड़वानी है? खानदान की नाक कटवा कर रख दी तूने, हर कोई हंसेगा, कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा तूने। तेरी माँ सही कह रही है पुलकित, तूने तो सच में हमारा सिर शर्म से झुका दिया। सुंदर लंबी कदकाठी वाली लड़कियों की कमी थी तेरे लिए, बता? एक से एक लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी थी और तुझे ये बौनी लड़की ही मिली थी शादी के लिए। बस बहुत हुआ मम्मी पापा, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया है। आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, फिर भी हम रंग रूप कदकाठी पर गौर करेंगे, है ना? व्यक्ति के स्वभाव और उसकी कुशलता में सब कुछ शामिल होता है। सोनिया की इसमें क्या गलती है कि अगर उसका कद छोटा है तो? मैं सोनिया के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। मैंने इसे पत्नी रूप में स्वीकार किया है और आप लोग भी इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें, वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। पुलकित गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उसकी मां ममता सोनिया पर बरसने लगती है। कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तेरे, हमारे बेटे को हमसे अलग करके ही मानेगी तू। पता नहीं मेरे बेटे पर कौन सा काला जादू कर दिया तुम बाप बेटी ने कि हमारा बेटा ही हमसे छिन गया है। नहीं माँ जी, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तो बस आप सबके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। हमारे जीते जी ये कभी नहीं होगा, तू इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी, हम तुझे अपनी बहू नहीं मान। बेचारी सोनिया फूट आसपास के मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों को जब पुलकित और सोनिया की शादी के बारे में पता चलता है तो सब सोनिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। वैसे ममता जी, आपके बेटे पुलकित में कोई कमी थी क्या जो उसने इतने नाटे कद की बौनी लड़की से शादी की? नहीं तो बहन जी, हमारे लड़के को देखो, एक से एक लड़कियों के रिश्ते आते हैं, इतने नखरे हैं। देखने में तो आपका पुलकित बहुत ही सुंदर और लंबे कद काठी का लगता है,
फिर उसने इतनी बौनी लड़की क्यों पसंद की? कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? अब अपने आप को ही देख लो ममता जी, आप आज भी देखने में हेमा मालिनी से कम नहीं लगती हो। क्या करूं बहन जी, जब किस्मत फूटी हो तो कुछ दिमाग काम नहीं करता। पता नहीं अपने दोस्त की शादी में गया था, वहीं से पकड़ कर ले आया इस मनहूस को। माँ जी, ये चाय और पकौड़े लाई थी, रख दो यहीं पर और जाओ यहाँ से। आपकी नौकरानी कहाँ गई ममता जी? अरे वो अपने गांव गई है। यही सोच लूंगी कि एक नौकरानी की कमी थी, वो पूरी हो गई, कुछ तो काम आएगी। वैसे तो ये बौनी बहू हमारी किसी काम की नहीं है। अपनी माँ की बातों को सुनकर पुलकित गुस्से में आ जाता है और मेहमानों के बीच जाने लगता है। तभी सोनिया उसका हाथ पकड़ लेती है। इतना सब सहने की हिम्मत तुम में कहाँ से आती है सोनिया? तुम जब से इस घर में आई हो तुम्हें एक पल भी खुशी का नसीब नहीं हुआ। अरे मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, आप मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी सुनो, पापा और मैं जा रहे हैं, ये कैश रख लो, 20 लाख रुपए ऑफिस के पैसे हैं, कल सुबह मुझे बैंक में जमा करवाने। अलमारी में रख देती हूँ। हाँ भैया आ रही हूँ, सारे पेड़ों में खाद डाल दी है ना? हाँ हाँ माता जी, अच्छा मैं चलता हूँ। माली को भेजकर ममता दरवाजा बंद करके अंदर आ जाती है। सोनिया उस वक्त अपने कमरे में थी। कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। अब फिर से कौन आ गया? क्या हुआ? पेड़ों में खाद तो तू डाल गया था। माता जी, लगता है मैं अपनी खुरपी यहीं छोड़ गया था। जा देख ले कहाँ रखी है। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? छोड़ छोड़ मुझे, छोड़। अरे खुरपी लेने आना तो बहाना था, मुझे वो 20 लाख रुपए दे जल्दी से, जो तेरा बेटा तुझे देकर गया है। नहीं चोर, मैं तुझे वो पैसे नहीं दूंगी। छीना झपटी में ममता जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये देखकर सोनिया घबरा जाती है। अगर वो चिल्लाती तो माली उसे भी पकड़ लेता। सोनिया खुद को और ममता को बचाना चाहती थी। क्या करूं? माँ जी की अलमारी खुली है, माली कमरे में ही आएगा, जल्दी से कैश निकाल लेती हूँ। सोनिया छोटे कद की थी, इसलिए आसानी से रुपए उठाकर सर्विस विंडो से रसोई में जाकर एक खाली ड्रम में छुप जाती है। इतनी देर में दरवाजे की घंटी बजती। इस अलमारी में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लगता है कोई आ गया। वापस भागना ही ठीक रहेगा, वरना पकड़ा जाऊंगा। माली वहां से भाग जाता है। ममता घंटी की आवाज सुनकर होश में आती है और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है। पुलकित और उसके पिता ये सब देखकर घबरा जाते हैं। क्या हुआ मम्मी? वो चोर माली घुसाया था। वो तो अच्छा हुआ हमारा काम जल्दी खत्म हो गया, तो हम वापस लौट आए। क्या हुआ पुलकित? लगता है भाग गया पापा। वो चोर माली मिल जाए बस एक बार, छोड़ूंगा नहीं। मम्मी, पर सोनिया कहाँ है? सोनिया, 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 तुम इस ड्रम में? वो मुझे उस वक्त जो ठीक लगा, ये आपकी अमानत, आपके 20 लाख रुपए। सोनिया सारी बात बताती है, जिसे सुनकर पुलकित के माता पिता खुद पर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने सोनिया जैसी समझदार बहू को कितना भला बुरा कहा, पर आज उसी की वजह से चोरी होने से बच गई। सोनिया के सास ससुर सोनिया से माफी मांगते हैं। माँ जी, बाबूजी, आप दोनों ने मुझे बहू स्वीकार कर लिया। मुझे आप दोनों के प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरी पत्नी हो। अरे यार, कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा। ये मानसी कहाँ रह गई? मुझे इन दोनों के बारे में जानना है। आखिर रितु और पंकज के बीच क्या चल रहा है, मुझे बस एक बार पता चल जाए। परेशान मत हो, मानसी आ गई है। अरे यार, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा है। ये पंकज और रितु आपस में क्या बातें कर रहे हैं? तू अपने लंबे कानों से सुन सकती है? प्लीज मेरा इतना काम कर दे। अच्छा रुक, अभी सुनती हूँ। ये थी मानसी, जो हर जगह अपने लंबे कानों की वजह से अपने कॉलेज और कॉलोनी में मशहूर थी। मानसी के कान लंबे थे, जिनसे वो दूर की बातें भी सुन लेती थी। पंकज और रितु का आपस में चक्कर चल रहा है। वो दोनों शाम को रेस्टोरेंट पर मिलने की बात कर रहे हैं। अरे रितु कुछ और भी कह रही है। चल छोड़ यार, अब तुझे क्या बताऊं। अरे बता ना, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है सुनने की। मैंने इस रितु का बैंड ना बजा दिया तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। बता बता, क्या बोल रही है? रितु ने कहा कि बहन जी टाइप दिखने वाली कोमल अगर उसके और पंकज के रिश्ते के बीच में आई तो उसकी खैर नहीं। क्या? रितु ने ऐसा कहा? अभी उसकी खबर लेती हूँ। मानसी, तेरे लंबे कानों की वजह से आज रितु और पंकज कोमल के हाथों से नहीं बच पाएंगे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मेरी हेल्प मांगते हैं तो मैं कर देती हूँ। मैं खुद से थोड़ी किसी का बुरा चाहती हूँ।
अब मेरे कान लंबे हैं, इनका कुछ तो फायदा उठाऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, आज माँ के साथ बाजार जाना है, इसलिए कॉलेज से जल्दी जा रही हूँ। मानसी माँ के साथ बाजार जाती है और रास्ते में कॉलेज की बात अपनी माँ को बताती है। मानसी बेटा, ये बातें अभी तो ठीक है कि तुम किसी की मदद करने के बहाने सच्चाई सामने ले आती हो, पर अपना ध्यान भी रखा करो, तुम्हें कोई नुकसान ना हो। आगे तुम्हारी शादी होनी है। माँ, पहले शादी तो हो जाए, तब की तब देखी जाएगी। वैसे आप मुझे बाजार क्यों लेकर आई हैं? लड़का मिल गया है, इसीलिए तुझे बाजार लेकर आई हूँ, नई साड़ी दिलवाने के लिए। तेरे बाबूजी का कहना है कि लड़का बहुत बड़ा बिल्डर है, अपना मकान, गाड़ी, पैसा सब कुछ है। उन्हें एक सुशील और समझदार लड़की चाहिए, इसलिए उन्होंने तुम्हें पसंद किया है। इसका मतलब तुमने और बाबूजी ने मेरी फोटो भेज दी, पर मुझे लड़का नहीं दिखाया, तो मैं हाँ कैसे कर दूं? कल आ रहे हैं, आराम से देख लेना। जब तुझे लड़का पसंद होगा हम तभी हाँ करेंगे। लड़के वाले मानसी को देखने आते हैं। मानसी को लड़का पसंद आ जाता है और रिश्ते की हाँ हो जाती है। मानसी की शादी सार्थक नाम के लड़के से हो जाती है। बहू तो बहुत सुंदर है, पर कान कुछ ज्यादा लंबे नहीं हैं। आंटी जी बच कर रहना, भाभी की एक खासियत है, इनके लंबे कान दूर चल रही किसी की बुराइयां भी सुन लेते हैं। हाँ प्रिया बेटी, ये क्या मजाक कर रही हो? जाओ शारदा आंटी के लिए शरबत लेकर आओ। ये प्रिया ने तो जाने अनजाने मेरे बारे में सच ही बोल दिया। अरे भाभी, मैं तो आंटी से मजाक कर रही थी, आपने मेरी बातों का बुरा तो नहीं माना ना? पर ये पड़ोस वाली शारदा आंटी ना बहुत चुगली करती हैं, इधर की उधर हमेशा। मानसी की शादी को कुछ दिन बीत चुके थे। ऐसी ही एक शाम, आज कितने दिनों बाद रेस्टोरेंट आना हुआ। थैंक यू भाभी, आपके आने के बाद सचमुच हमारे घर में रौनक आ गई है। पसंद भी तो मेरी है, तुम दोनों तो पहले मना कर रहे थे, कान लंबे हैं, अच्छी नहीं लगेगी। क्या ये दोनों मेरे बारे में ऐसा सोचते थे? जाओ, मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगी। अरे वो तो पुरानी बात है, अब तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, सच्ची। अच्छा बताओ, आज अपनी पसंद का क्या खाओगी? और भाभी, मैं तो सचमुच अपने फ्रेंड्स को भी यही कह रही थी कि मेरी भाभी जितनी सुंदर किसी की भी भाभी नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ, व्यक्ति अपने स्वभाव से अच्छा होता है, और मेरी बहू सूरत और सीरत दोनों में अव्वल है। भाभी, आप मशरूम टिक्का खाओगे या पनीर टिक्का? जो तुम्हें पसंद है वही मंगवा लो, मैं वही खा लूंगी। जब तक ऑर्डर आता है जरा मेरे साथ वॉशरूम चलो। मानसी प्रिया के साथ वॉशरूम चली जाती है। प्रिया वॉशरूम में थी और मानसी बाहर खड़ी थी तभी। कल वाले जो मशरूम बचे हुए हैं वही बना रहा है ना, क्योंकि हमें आज वाली ताजी सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना है। कितने सालों से इस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आज तक किसी को कोई खबर हुई है क्या? नहीं ना। हे भगवान, ये कैसा रेस्टोरेंट है? ये लोग हमें बासी खाना खिलाकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मानसी टेबल पर जाकर सारी बात सार्थक को बताती है। क्या? मैं अभी मैनेजर से बात करता हूँ। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे रेस्टोरेंट में तो रोजाना ही ताजी सब्जियां बनाई जाती हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट की किचन दिखा सकता हूँ। यही दोनों लड़के बासी सब्जियों से खाना बना रहे थे। मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? रेस्टोरेंट के लिए रोजाना इतनी महंगी ताजी सब्जियां आती हैं, वो कहाँ जाती हैं? और ये पुरानी सड़ी गली सब्जियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हैं? सच बताते हो या मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले करूँ? हमसे गलती हो गई सर, हमें माफ कर दो सर। हम ताजी सब्जियां बाजार में बेच देते हैं और पुरानी गली सड़ी सब्जियों से खाना बनाकर ग्राहक को खिलाते हैं। मैं तुम दोनों को इस गुनाह के लिए अभी नौकरी से निकालता हूँ। तुम दोनों अभी के अभी मेरे रेस्टोरेंट से दफा हो जाओ। थैंक यू सर, आपने मेरे रेस्टोरेंट की इमेज खराब होने से बचा ली, नहीं तो इन दोनों लड़कों की वजह से मेरा रेस्टोरेंट बदनाम हो जाता। ये सब मेरी बहू मानसी के कारण हुआ है, धन्यवाद तो आप इसे कहिए। मैम थैंक यू सो मच, आपने हमारी इतनी मदद की है, इसलिए आज की सारी स्पेशल डिश आप सबके लिए हमारी तरफ से मुफ्त है। पर कहीं वो डिश बासी सब्जियों से तो नहीं बनी ना? मैम, अब से मैं खुद निगरानी रखूंगा और किचन में ऐसी गलती दोबारा नहीं हो पाएगी, आप इत्मीनान रखिए। वाह भाभी, आप तो ग्रेट हो। आज आपके कारण मुफ्त का मजेदार खाना खाने को मिला। इसका मतलब आपके लंबे कान होने का तो बड़ा फायदा है। वो तो है, मैं अपने कॉलेज और अपनी पूरी कॉलोनी में इसी वजह से तो मशहूर रही हूँ। और सब मिलकर खूब जोर से हंसते हैं। अगले दिन दोपहर में सार्थक का फोन आता है। मानसी, मैं घर पर अपनी एक फाइल भूल गया हूँ और यहाँ साइट पर कोई है भी नहीं जिसके हाथ से मंगवा लूँ। क्या तुम मुझे फाइल पकड़ा कर जा सकती हो क्या? ठीक है सार्थक, मैं अभी फाइल लेकर पहुँचती हूँ। मानसी फाइल लेकर सार्थक के पास पहुँचती है, पर सार्थक उस वक्त वहाँ नहीं था। सार्थक, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब तुम 10-15 मिनट वहीं नीचे ऑफिस में बैठो, मैं पहुँचता हूँ। अरे ये तो नीरज है, इसे तो सार्थक ने मुझे बताया था इसके लापरवाह स्वभाव के कारण नौकरी से निकाल दिया था, पर ये उस आदमी के साथ क्या बातें कर रहा है?
मुझे कान लगाकर सुनना होगा। देखो, तुम्हें ये बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे घटिया मटेरियल यूज करना होगा, ताकि कुछ दिनों में ही बिल्डिंग गिरकर मलबे में बदल जाए और सारा इल्जाम उस सार्थक पर आ जाए जिसने मुझे नौकरी से निकलवाने की हिम्मत की थी। आप चिंता मत करो, मैं सब काम संभाल लूंगा, बस आप मेरे पैसे तैयार रखना, ठीक है? इससे पहले कि कोई मुझे देखे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कितना बेईमान इंसान है ये नीरज, अभी भी बाज नहीं आया। ये तो भगवान का शुक्र है कि इनकी बातें मैंने सुन ली। अभी सार्थक को सारी बातें बताती हूँ, अब तुम दोनों की खैर नहीं। क्या हुआ मानसी, तुमने मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? मैं थोड़ी देर में ही आ रहा था। ये देखो सार्थक, मैंने अपने फोन में वीडियो बनाई है, इस वीडियो को ध्यान से देखो। ये नीरज जिसे तुमने नौकरी से निकाल दिया था, वो नीरज तुम्हारी बिल्डिंग में काम करने वाले वर्कर के साथ क्या बातें कर रहा है। नीरज इतना घटिया इंसान निकलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मानसी, तुम चिंता मत करो, मैं इस वीडियो को पुलिस को दिखाकर इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। सार्थक पुलिस को वो वीडियो दिखाता है और बेईमान नीरज के साथ उस बेईमान वर्कर दोनों को पुलिस पकड़कर ले जाती है। मानसी, तुम नहीं जानती हो, तुमने अनजाने में मेरे हाथों कितना बड़ा गुनाह होने से मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। पर तुम्हें इतनी दूर से बात करते हुए नीरज और वर्कर की आवाज सुनाई कैसे दी? सार्थक, शायद तुम मेरे लंबे कान भूल गए। मेरे लंबे कान दूर की बातें भी साफ साफ सुन लेते हैं। सार्थक मानसी को लेकर घर पहुंचता है और सारी बात माँ और प्रिया को बताता है। इस बात से वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं। मेरी बहू लाखों में एक है। Thanks for watching.